हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का फर्स्ट किंगडम है उसकी बात है ना। तो हम स्टडी कर रहे हैं किंगडम मोनेरा या मोनेरा जगत की हम बात करेंगे। आपको इनिशियली जो बेसिक चीजों की रिक्वायरमेंट थी वो मैंने आपको पहले ही दे दी कि आपके लिए मोनेरा किंगडम एक नया टॉपिक नहीं हो, तो उसके लिए हमने जो है कंपैरेटिव स्टडी भी किए ताकि थोड़ा थोड़ा सा आप सारे किंगडम के बारे में अच्छे तरीके से जान लें। तो देखें, हम बात करते हैं यहाँ पर मोनेरा किंगडम की, और मोनेरा किंगडम में सबसे पहली चीज कि किन ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया जाता है। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव हैं, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक जीव जितने भी हैं, उन सब को हम किस में सम्मिलित करते हैं? मोनेरा किंगडम के अंदर सम्मिलित करते हैं। तो ऑल प्रोकैरियोट्स, और मैंने यहां पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है यूनिसेलुलर, यानी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को इनमें इंक्लूड किया जाता है। और मोस्टली आप कहें कि जो मोनेरा किंगडम है, इस मोनेरा किंगडम में अधिकांश जीव कौन से आते हैं? तो सभी जीवाणुओं को यहां पर सम्मिलित किया जाता है। जितने भी ऑल बैक्टीरिया इंक्लूडेड, जितने भी जीवाणु हैं वो सारे के सारे। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, है ना, सूक्ष्म जीवों में अगर सबसे ज्यादा संख्या किसी की है तो वो किसकी है? वो बैक्टीरिया की है, वो जीवाणुओं की। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि सूक्ष्म जीवों में सबसे ज्यादा कौन से ऑर्गेनिज्म है, तो आप ध्यान में रखें कौन से हैं? बैक्टीरिया है। दूसरी बात देखें कि जो मोनेरा किंगडम के ऑर्गेनिज्म है उनका हैबिटेट कैसा है, किस प्रकार के आवास में वो पाए जाते हैं, कहां कहां वो उपस्थित होते हैं। तो देखें, इन्हें जनरली कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन्स। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है सर्वव्यापी, और सर्वव्यापी से अभिप्राय है कि सभी प्रकार के आवास में आपको देखने को मिलते हैं। सामान्य अगर एक एडेप्टिव हैबिटेट की अगर बात करें, एक अनुकूल आवास की अगर बात करें, तो आपको जनरली सॉइल के अंदर भी देखने को मिलेंगे, एयर के अंदर भी देखने को मिलेंगे, वाटर में भी देखने को मिलेंगे, है ना। जनरली सभी प्रकार के आवास की बात करें तो चाहे वो एक्वेटिक हुआ, चाहे वो टेरेस्ट्रियल हुआ, चाहे वो एरियल हुआ, सभी प्रकार के हैबिटेट में। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कि ये अनुकूल परिस्थितियों के अलावा जो कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां हैं और ऐसी परिस्थितियां या ऐसे आवास जिसमें सामान्य जीव जो है वो सरवाइव नहीं कर सकता, ऐसे आवास में भी आपको कौन देखने को मिलेंगे? जो मोनेरा किंगडम के ऑर्गेनिज्म है वो आपको देखने को मिलते हैं। तो सभी प्रकार के आवास में देखने को मिल रहे हैं, साथ में जो प्रतिकूल आवास है वहां पर भी देखने को मिलते हैं। प्रतिकूल आवास में नॉर्मल ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर सकता, लेकिन ये ऑर्गेनिज्म रहते हैं। जैसे देखें, मरुस्थल, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, ग्रीन प्लांट्स वगैरह वहां पर बहुत कम मिलते हैं अपने को, है ना। तो इस प्रकार के आवास में आपको बैक्टीरिया मिल जाएंगे। गर्म जल के जल स्रोतों के अंदर, अब देखिए गर्म जल के जल स्रोतों की बात की जा रही है, तो यहां पर आपको जो पॉइंट ध्यान में रखना है वो कि सामान्यतः 80 से 90 डिग्री टेम्परेचर जिस जल स्रोत के अंदर हो, क्या उसमें कोई जीव सरवाइव कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। लेकिन इस प्रकार के आवास में भी आपको बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? थर्मो एसिडोफिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इनके लिए हम वर्ड यूज लेते हैं थर्मो एसिडोफिल्स। और थर्मो एसिडोफिल्स की अगर बात करें तो इसका एक जनरली एक एग्जांपल मैं आपको यहां पर बता देता हूं, जो आपका फर्दर बायोटेक में भी काम आता है। बताओ, कुछ याद आ रहा है बायोटेक के अंदर? पीसीआर में कहीं है? तो ध्यान करें, आपकी जो थर्मो एसिडोफिल्स है ना, ये थर्मो एसिडोफिल्स के अंदर आ जाता है आपका थर्मस एक्वाटिकस। आ गया याद? थर्मस एक्वाटिकस एक जीवाणु आपने पढ़ा होगा जो गर्म जल के झरनों में पाया जाता है। और जो थर्मस एक्वाटिकस है, इस थर्मस एक्वाटिकस से एक एंजाइम आइसोलेट किया जाता है विच इज कॉल्ड टेक पॉलीमरेज, है ना। एक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जिसका नाम यहां पर टेक पॉलीमरेज एंजाइम होता है। और इस टेक पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग कहां किया जाता है? तो यूज
इन पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के अंदर इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, क्योंकि उच्च ताप पर यह सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। इसकी सर्वाधिक सक्रियता कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है, तो ध्यान में रख लेना 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है, सबसे ज्यादा सक्रिय रहता है। उसके बाद में देखें लवणीय दशाओं के अंदर, तो लवणीय दशाओं में भी ये मिलते हैं, इनको अपन कहते हैं हैलोफिल्स, है ना, क्या कहते हैं इनको, हैलोफिल्स के नाम से जाना जाता है। बर्फ में भी पाए जाते हैं ये, बर्फ की एक बहुत मोटी परत के नीचे भी अगर देखा जाए तो आपको वहां पर बैक्टीरिया देखने को मिल सकते हैं। गहरे समुद्र में आपको देखने को मिल सकते हैं। पशुओं के आंत्र में, ये जनरली एनसीईआरटी के अंदर नहीं दिया हूं, मैंने इसको यहां पर ऐड किया है। पशुओं के आंत्र में या मानव के आंत्र में भी उपस्थित होते हैं। तो मानव के आंत्र में कौन से, ई कोलाई बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जबकि पशुओं के आंत्र में हम कहें तो जो आपके रूमिनेंट्स हैं, कुछ शब्द आते हैं रूमिनेंट्स या चारण पशु। रूमिनेंट्स क्यों कहते हैं, उनके आमाशय में एक भाग है रूमेन, स्टमक का एक पोर्शन होता है रूमेन, और इस रूमेन भाग के अंदर बहुत सारे मिथेनोजन बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। मिथेनोजन बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जिसमें आप एक एग्जांपल बता सकते हैं मिथेनोबैक्टीरियम, जो बायोगैस या गोबर गैस के प्रोडक्शन के अंदर भी आप इसको फर्दर स्टडी करोगे तो पशुओं के आंत्र में उपस्थित होते हैं। कई अन्य जीवों के शरीर के बाहर यानी बाह्य परजीवी के रूप में, शरीर के अंदर यानी अंतः परजीवी के रूप में भी ये उपस्थित होते हैं। तो विभिन्न प्रकार के आवासों में आपको ये देखने को मिलते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, कॉस्मोपॉलिटन्स कहते हैं। अब देखें, बात हम कर रहे हैं यहां पर किसकी, प्रोकैरियोट्स की, यूनिसेलुलर की, बैक्टीरिया की। तो इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करें, कुछ 2-3 पॉइंट्स ही आपको यहां पर मैं बताने वाला हूं। पहला पॉइंट आप देखिए, सबसे पहला पॉइंट आ जाता है सेल वॉल, कोशिका भित्ति। इन जीवों की कोशिका भित्ति की क्या विशेषता होती है, तो कोशिका भित्ति 2 प्रकार के सब्सटेंस से मिलकर बनी होती है, एक पेप्टाइडोग्लाइकेन और म्यूरिन की बनी हुई होती है, और इन दोनों को आप कह सकते हो म्यूकोपेप्टाइड्स। क्या है ये, एक प्रकार के म्यूकोपेप्टाइड्स आप इनको कह सकते हैं। दूसरी हम बात करें यहां पर सेल मेम्ब्रेन की, देखें कि इनके अंदर कोशिका झिल्ली। तो आर्की बैक्टीरिया की अगर हम बात करेंगे फर्दर आगे जब स्टडी करेंगे, तो उनमें तो आर्की बैक्टीरिया में कोशिका झिल्ली का अभाव होता है, लेकिन आपको जो यहां पर यूकैरियोट्स के कोशिका झिल्ली के समान, जो जनरली यू बैक्टीरिया की बात करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम कौन है, यू बैक्टीरिया है, तो इनमें आपको लिपोप्रोटीन की बनी हुई सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। और चूंकि यूकैरियोट्स के अंदर जो कोशिका झिल्ली है वो भी किसकी बनी हुई होती है, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। फॉस्फोलिपिड की जो है बाइलेयर प्रेजेंट होती है, बीच में आपको इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन यानी आंतरिक प्रोटीन और बाह्य प्रोटीन जैसी संरचनाएं देखने को मिलती है। तो सीधी सी बात है, यूकैरियोट्स की कोशिका झिल्ली के समान आपको लिपोप्रोटीन जो है वो किसमें, इन बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन में भी देखने को मिलते हैं। दूसरा कि देखिए, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों के मध्य पेरीप्लाज्मिक स्पेस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। कहां प्रेजेंट है, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के मध्य, और इसको हमने कहा है लाइसोसोम का समवर्ती। अब सबसे पहली बात, समवर्ती किसे कहते हैं, तो 2 प्रकार के अंग आपने स्टडी किए होंगे, समजात अंग और समवर्ती अंग। समवर्ती का मतलब क्या होता है, तो यहां पर देखें मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं। समवर्ती का मतलब क्या होता है, जिसका ओरिजिन डिफरेंट हो, जिनका उद्भव एवं संरचना क्या हो, अलग अलग हो, लेकिन फंक्शन क्या हो, सिमिलर हो। यानी जीवों में पाई जाने वाली वे संरचनाएं, अलग अलग जीवों में पाई जाने वाली वे संरचनाएं जो उद्भव की दृष्टि से, संरचनात्मक दृष्टि से समान हो, लेकिन कार्य क्या हो,
उद्भव और संरचनात्मक दृष्टि से तो अलग अलग हो लेकिन कार्य क्या हो, समान हो। ऐसी संरचनाओं को आप कहेंगे समवर्ती। तो लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम का समवर्ती का है पेरिप्लाज्मिक। इट मींस पेरिप्लाज्मिक स्पेस और लाइसोसोम संरचना में क्या है, डिफरेंट। ओरिजिन इनका क्या है, अलग अलग, लेकिन कार्य दोनों के क्या है, समान है। क्यों? लाइसोसोम जो है वो जटिल पदार्थों के पाचन के लिए उत्तरदायी होता है, उसी प्रकार से पेरिप्लाज्मिक स्पेस के अंदर भी जटिल पदार्थों का क्या होता है, पाचन होता है। तो ये आपके दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थे, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद में हम केंद्रक और जेनेटिक मटेरियल से रिलेटेड बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है साइटोप्लाज्म, है ना, कि साइटोप्लाज्म कैसा होता है प्रोकैरियोट्स का। तो हमने सेल वॉल फिर सेल मेम्ब्रेन की बात की। अब हम बात कर लेते हैं कि उसके साइटोप्लाज्म में क्या क्या एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज की हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोट्स की, और प्रोकैरियोट्स के अंदर जितने भी सिंगल और डबल मेम्ब्रेन्ड सेल ऑर्गेनल हैं वो सारे के सारे एब्सेंट होते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर देखें आप कि इनके अंदर सबसे पहला पॉइंट ये आ जाता है आपका झिल्ली युक्त कोशिकांग, है ना। झिल्ली युक्त कोशिकांग यहां पर एब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। अगर झिल्ली युक्त कोशिकांग एब्सेंट है तो यहां पर केंद्रक झिल्ली का भी अभाव होगा, क्योंकि केंद्रक खुद एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। तो यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आपको क्या मिलती है, एब्सेंट मिलती है। केंद्रिका भी यहां पर क्या मिलेगी आपको, अनुपस्थित मिलेगी, है ना। और जो न्यूक्लियस है वो किस प्रकार का, तो इंसिपिएंट न्यूक्लियस या आभासी केंद्रक होता है। यानी आप उसे एक वास्तविक केंद्रक नहीं कह सकते, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल जो है वो केवल संगठित अवस्था में रहता है, एक कंपोज्ड फॉर्म में, कॉम्पैक्ट फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो हम उसे आभासी केंद्रक या इंसिपिएंट न्यूक्लियस के फॉर्म में स्टडी करते हैं, जिसे हम यहां पर न्यूक्लियोइड, जिनोफोर या फिर फाइब्रिलर, क्या है ये, फाइब्रिलर न्यूक्लियस भी कहते हैं। तो देखिए, फाइब्रिलर न्यूक्लियस तो आपको नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये दो चीजें आपको टर्म जरूर मिलती है, न्यूक्लियोइड और जिनोफोर, न्यूक्लियोइड और न्यूक्लियोसोम। जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है उसमें डीएनए की पैकेजिंग है, और डीएनए की पैकेजिंग में प्रोकैरियोट्स के डीएनए की पैकेजिंग और यूकैरियोट्स के डीएनए की पैकेजिंग, दोनों चीजों को समझाया हुआ है। तो प्रोकैरियोट्स की जो डीएनए पैकेजिंग होती है उसमें होता क्या है, डीएनए के साथ में कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो है वो जुड़कर उसे क्या कर देती हैं, पैकेज फॉर्म में या कॉइल्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। और न्यूक्लियोइड का ही दूसरा नाम आपको ध्यान में रखना है, इसे जिनोफोर भी कहते हैं। तो कहीं अगर क्वेश्चन में टर्म आ जाती है जिनोफोर क्या है, तो आप ध्यान रखें प्रोकैरियोट्स के अंदर जो न्यूक्लियोइड होता है उसी को हम क्या कहते हैं, जिनोफोर कहते हैं। दूसरा देखें कि इनके अंदर जो ट्रू क्रोमोसोम, एक जनरली हम कहते हैं ना कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है उससे 46 क्रोमोसोम का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, यानी वो हमारे ट्रू क्रोमोसोम से। लेकिन इसके अंदर इस प्रकार का कोई ट्रू क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं होता है, तो वास्तविक गुणसूत्र का इनमें क्या होता है, अभाव होता है। लेकिन इनमें केवल और केवल कितना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रख लेना, केवल एक आभासी गुणसूत्र उपस्थित होता है। सभी प्रोकैरियोट्स में केवल और केवल एक आभासी गुणसूत्र आपको देखने को मिलता है। और ये आभासी गुणसूत्र किस प्रकार से, ये न्यूक्लियोइड किस प्रकार से बना होता है, तो देखें, एक नेक्ड डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, द्विरज्जु की वृत्ताकार जो डीएनए है आपका, वो किसके साथ में, नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ में बाइंड अप होकर और किसका फॉर्मेशन करता है, न्यूक्लियोइड का। इसे हिंदी में केंद्रकाभ कहते हैं, ठीक है ना, कंफ्यूज ना हो, सिंपल सा मैं लिख देता हूं, केंद्रकाभ कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखें कि इनके अंदर 70S राइबोसोम जो है वो प्रेजेंट होते हैं, इनको प्रोकैरियोटिक राइबोसोम भी बोलते हैं, बिकॉज ऑफ कि 80S राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलते हैं। तो केवल और केवल 70S टाइप के राइबोसोम आपको प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलेंगे। और ये जो राइबोसोम है ये क्या करते हैं, दे अवेलेबल्स जो है
किसके लिए साइट अवेलेबल करवाते हैं? ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए साइट अवेलेबल करवाने का काम करते हैं। तो 70S राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और काम क्या है उनका? साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। उसके बाद में देखें इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से उदाहरण हैं। तो जनरली एनसीईआरटी के अंदर 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, लेकिन इसके अलावा कभी कभार क्वेश्चन में ऑप्शन में आ जाते हैं, तो आपको ये ऑप्शंस या ये एग्जाम्पल भी ध्यान में रखने हैं। जैसे यू बैक्टीरिया, आपको पता है इसके अंदर मिलता है आर्की बैक्टीरिया, जिनको आप प्रिमिटिव बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी में पहले भी बता चुका हूं आपको, और माइकोप्लाज्मा भी इनके अंदर प्रेजेंट होता है। लेकिन इसके अलावा ये तो 3 मेंबर हैं, इनके बारे में एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन कभी ऑप्शन के अंदर आपको ये चीजें मिल सकती हैं। तो एक्टिनोमाइसिटीज, क्लेमाइडिया और रिकेट्सिया, ये भी तीनों के तीनों क्या हैं आपके? प्रोकैरियोट्स हैं। और जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं उन सबको किस में सम्मिलित किया है? मोनेरा किंगडम में। तो आपको सीधा और सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मोनेरा किंगडम के सदस्य नहीं है या मोनेरा किंगडम के सदस्य हैं, तो उनमें आपको अगर ये ऑप्शन मिले तो आप ध्यान रख लेना, एक्टिनोमाइसिटीज, क्लेमिडिया और रिकेट्सिया, ये तीनों के तीनों प्रोकैरियोट्स हैं और किसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं? मोनेरा किंगडम के अंतर्गत ही सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है ना।